हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 13 अगस्त के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, एंटी ट्रस्ट केस अगेंस्ट गूगल एंड द रोल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। पिछले साल यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल के खिलाफ एक मेजर एंटी ट्रस्ट लॉ सूट फाइल किया था। आगे जाने से पहले एंटी ट्रस्ट लॉ के बारे में पढ़ते हैं। एंटी ट्रस्ट लॉ एक ऐसा कानून है जो बिजनेस में कंपटीशन को प्रमोट करता है और मोनोपोलिस्ट को रोकता है। यूएस का एंटी ट्रस्ट लॉ काफ़ी स्ट्रिक्ट है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करना कि किसी भी एक कंपनी का मार्केट पे पूरा कंट्रोल ना हो। इस केस में डीओजे ने एक्यूज किया था कि गूगल अपनी डोमिनेंट मार्केट पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। वो कंपटीटर्स को सप्रेस कर रहा था ताकि अपनी मोनोपोली मेंटेन कर सके। ये मोनोपोली कैसे मेंटेन होती थी? गूगल ने एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट साइन किए थे बड़े हैंडसेट मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जैसे सैमसंग और एप्पल, जिसके जरिए उसके ऐप्स और सर्विसेज को प्रायोरिटी मिलती थी। कोर्ट ने फाइनली ये रूल किया कि गूगल ने मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किए थे। इंटरेस्टिंगली ऐसे ही कुछ केसेस इंडिया में भी गूगल के अगेंस्ट लाए गए हैं बाय द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई के बारे में। सीसीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और ये कंपटीशन एक्ट 2002 को एनफोर्स करती है। इसका मेन काम है ऐसे प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना जो कंपटीशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं और मार्केट में हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना। लिबरल इकोनॉमी में हर बिजनेस को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि कोई भी बड़ी कंपनी अपनी पोजीशन का मिसयूज ना करे। सीसीआई ये इंश्योर करता है कि नए स्टार्टअप्स को दबाया ना जाए। इससे क्या होता है? इससे बिजनेस इकोसिस्टम एक्सपांड होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और मोनोपोली अवॉइड होती है और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर्स को बेनिफिट मिलती है। लेकिन अगर किसी कंपनी को सीसीआई गिल्टी पाए तो उसका डिसीजन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता। पहले उससे नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलएटी में चैलेंज किया जाता है। अब चलते हैं गूगल के खिलाफ इंडिया में जो केस फाइल हुआ है उस पर। सीसीआई ने गूगल के अगेंस्ट एनसीएलएटी में अपील फाइल की थी, जहां उसने गूगल पर अपने पावर का अब्यूज करने का आरोप लगाया है। इस केस में कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स रेज किए गए थे। सबसे पहले गूगल एलिजिडली अपने ही सर्विसेज और एडवर्टाइजर्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहा था। एग्जाम्पल के तौर पर गूगल प्ले स्टोर पे जीपे का आइकन बड़ा होता था और प्रोमिनेंटली विजिबल होता था, जबकि कंपेटिटर्स जैसे फोन पे को उस तरह से विजिबिलिटी नहीं मिलती थी। दूसरा, गूगल एलिजिडली राइवल्स को रेस्ट्रिक्ट करता था। तीसरा, यूजर डेटा का कलेक्शन जो डेटा पॉलिसी प्राइवेसी के वायलेशन के कैटेगरी में आता है। चौथा कंसर्न था गूगल के ओपेक एल्गोरिदम्स के बारे में, यानी एल्गोरिदम्स जिनके काम करने के तरीके क्लियर नहीं होते लेकिन वो गूगल की डोमिनेंस को रीइंफोर्स करते हैं। और पांचवा इशू था एक्सेसिवली हाई प्लेटफॉर्म फीस। इन सभी कंसर्न्स को देखते हुए एनसीएलएटी ने गूगल को गिल्टी पाया ऑफ एब्यूज ऑफ पावर और उसे ₹216 करोड़ का पेनल्टी लगाया। गूगल ने फिर इस रूलिंग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सीसीआई के फाइंडिंग्स और फाइनेंशियल पेनल्टी दोनों को। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगली टॉपिक पर चलते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के खिलाफ एक प्रॉमिसिंग ड्रग कैंडिडेट जो आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। सबसे पहले समझते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एएमआर होता क्या है। एएमआर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इवॉल्व कर लेते हैं और एंटीबायोटिक्स के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं। जब एंटीबायोटिक्स का मिसयूज या ओवरयूज होता है तो माइक्रोब्स ग्रेजुअली रेजिस्टेंट बन जाते हैं और जब ये रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इन्फेक्शंस कॉज करते हैं जो एंटीबायोटिक्स से कंट्रोल नहीं होते। इंडिया में एएमआर काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है और इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट वजह भी है। सबसे पहले इंडिविजुअल्स की तरफ से इरेस्पॉन्सिबल मेडिसिन रेजीम। बहुत से लोग बिना डॉक्टर के कंसल्ट किए फीवर होने पर डायरेक्टली एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, बिना ये समझे कि फीवर बैक्टीरियल है या वायरल। वायरल इन्फेक्शंस जैसे फ्लू में एंटीबायोटिक्स का कोई काम नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर लिया जाए तो उससे पॉपुलेशन लेवल पर रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स का भी रोल है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के एक सर्वे के अकॉर्डिंग 71.9% हॉस्पिटल पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती है। उसमें से 55% केसेस में एंटीबायोटिक्स इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए नहीं बल्कि प्रिवेंट करने के लिए प्रिस्क्राइब की गई थी। ये प्रेस्क्रिप्शंस एम्पिरिकल फैक्टर्स के बेसिस पर होती है, जबकि आइडियली डॉक्टर्स को पहले डायग्नोसिस इंसिस्ट करना चाहिए।
और भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो AMR को कंट्रीब्यूट करती हैं। एक है फूड सप्लाई। एनिमल्स को एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि उनकी हेल्थ और प्रोडक्शन दोनों अच्छी रहें। जब हम उनका मीट, एग या मिल्क कंज्यूम करते हैं तो वो ड्रग्स हमारे बॉडी में भी एंटर हो जाते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स AMR। इनके वेस्ट वाटर में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो रिवर में डिस्चार्ज किए जाते हैं और इनडायरेक्टली हमारे सिस्टम में आ जाता है। उसके साथ ही हॉस्पिटल्स भी AMR का सोर्स बन सकते हैं। उनके वेस्ट वाटर डिस्चार्ज और इम्प्रॉपर क्लीनिंग से रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में स्प्रेड होती है। इससे इवन अनइन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स भी इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं। अब बात करते हैं करंट डेवलपमेंट की। IIT रुड़की के रिसर्चर्स ने एक नॉवल ड्रग कैंडिडेट डेवलप किया है जिसका नाम है कंपाउंड 3B। ये मॉलिक्यूल एक प्रॉमिसिंग सोल्यूशन दिखा रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से फाइट करने के लिए। ये कंपाउंड 3B आखिर काम कैसे करता है? कई डेंजरस बैक्टीरिया एक एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम होता है बीटा लैक्टमेज। ये एंजाइम एंटीबायोटिक्स जैसे मेरोपेनिम को तोड़ देता है जिससे वो इफेक्टिव नहीं रहता। लेकिन कंपाउंड 3B एक शील्ड की तरह काम करती है। ये एंजाइम को ब्लॉक करता है ताकि एंटीबायोटिक्स अपना काम सही से कर पाए। अगर फ्यूचर स्टडीज़ में ये मॉलिक्यूल सक्सेसफुल होता है तो ये एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है। इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगला टॉपिक है IUCN ट्रैफिक की एक रिसेंट रिपोर्ट जो इंडिया की राइनो कंजर्वेशन एफर्ट्स को हाईलाइट करती है। सबसे पहले ट्रैफिक आखिर क्यों डेवलप किया गया? ट्रैफिक एक जॉइंट प्रोग्राम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर यानी WWF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN का। इसका एम है कि वाइल्ड लाइफ का ट्रेड कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए थ्रेट ना बने। ये साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज के साथ क्लोजली वर्क करता है। अब बात करते हैं करंट रिपोर्ट की। रिपोर्ट में ये एक्नॉलेज किया गया कि इंडिया ने राइनो कंजर्वेशन में रिमार्केबल सक्सेस अचीव किया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी हैं। पहला ये कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मेजर्स। इंडिया ने खासकर आसाम के नेशनल पार्क्स जैसे काजीरंगा में स्ट्रिक्ट एंटी पोचिंग लॉज इंप्लीमेंट किए हैं। दूसरा, पॉपुलेशन रिकवरी। ये मेजर्स काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। राइनो पॉपुलेशंस इंडिया में मेंटेन हुई है और कुछ जगह तो इंक्रीज भी हुई है। ये बात नोटवर्दी है क्योंकि कई और कंट्रीज में राइनो नंबर्स एक्चुअली गिरते जा रहे हैं। तीसरा है कि डिटरेंस इफेक्ट। इफेक्टिव पेट्रोलिंग और पोचिंग इंसिडेंट्स के लिए रैपिड रिस्पांस ने इंडिया को एक टफ टारगेट बना दिया है राइनो हॉर्न ट्रैफिकर्स के लिए, जबकि साउथ ईस्ट एशियन रूट्स जैसे मलेशिया और वियतनाम ज़्यादा वल्नरेबल बने हुए हैं। और चौथा रीज़न है ग्लोबल रिकग्निशन। रिपोर्ट ने यह भी मेंशन किया कि इंडिया का कंजर्वेशन मॉडल एक एग्जाम्पल बन सकता है उन सारी कंट्रीज़ के लिए जहां राइनो पॉपुलेशन एंडेंजर्ड है। इसी टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेशन दिया गया है। इसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अब चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर, डेंगू पर एक लैंडमार्क स्टडी। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो डेंगू वायरस यानी DENV के थ्रू होती है। इसका ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो के बाइट से, मेनली एडिस इजिप्टी मॉस्किटो के साथ। सीवियर डेंगू को डेंगू हेमोरेजिक फीवर भी कहा जाता है। इसमें सीरियस ब्लीडिंग, ब्लड प्रेशर ड्रॉप और इवन डेथ भी हो सकती है। डेंगू ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में कॉमन होती है। इसके सिम्टम्स में आते हैं हाई फीवर, हेडेक, बॉडी एक्स, नौशिया और रैशेस। हल्के केसेस में रिकवरी 1-2 हफ्तों में हो जाती है, लेकिन सीवियर केसेस में फेटैलिटीज़ भी हो सकती हैं। अब तक डेंगू का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन और प्रॉपर केयर से सीवियर केसेस की फेटैलिटी रेट 1% से कम हो जाते हैं। एज फार एज वैक्सीन डेवलपमेंट गोज, डेंगू के लिए वैक्सीन डेवलपमेंट कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि डेंगू वायरस के 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरोटाइप्स होते हैं। एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन होने के बाद अगर दूसरे सीरोटाइप से इन्फेक्शन हो जाता है तो सीवियर डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। इस फिनोमेना को एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट भी कहते हैं। इसी वजह से यूनिवर्सल वैक्सीन बनाना डेंगू के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है। अब बात करते हैं रिसेंट डेवलपमेंट की। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि EDE1 स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, एक टाइप के न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, डेंगू के चारों सीरोटाइप्स के अगेंस्ट हाईली प्रोटेक्टिव है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये फाइंडिंग डेंगू एंडेमिक एरियाज के लिए सेफर वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजीज डेवलप करने में मदद करेगी।
और सिर्फ डेंगू के लिए ही नहीं, ये डिस्कवरी जीका और वेस्ट नाइल वायरसेस जैसे फ्लैबी वायरसेस के लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड में। टिल देन, दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।